नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं जो 2025 में आया था। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 28 ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 और उसके आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट। देखिए 29 में क्या कह रहा है। ए पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट A student buys a coloring book is 0.7। एक स्टूडेंट वो कलरिंग बुक को खरीदेगा या खरीदेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। एंड दैट सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स इज 0.2। और वो कलर बॉक्स को खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। दो चीज़ें दी गई हैं, या तो वो कलरिंग बुक खरीदती है और एक तो इसमें कलर बॉक्स लेती है। उसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दी गई है। आगे कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट सी बाइज अ कलरिंग बुक गिवन दैट सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स इज 0.3। यहाँ पे देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। यहाँ गिवन क्या है कि वो बॉक्स ऑफ कलर्स खरीदती है। मतलब अगर वो पता है हमको कि वो उसने क्या खरीदा है, कलर का बॉक्स, अगर उसने हमको पता है कि वो कलर बॉक्स ली है, तब कलरिंग बुक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कलरिंग बुक लेने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो कहता इसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट फर्स्ट है बाइज बोथ द कलरिंग बुक एंड द बॉक्स ऑफ कलर्स। इसमें दोस्तों पहले हमें निकालना है कि वो दोनों को ही बाई करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेकंड कहता है बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स गिवन दैट सी बाइज द कलरिंग बुक। और सेकंड में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बॉक्स ऑफ कलर्स खरीदती है, अगर ये हमें पहले से पता है कि उसने कलरिंग बुक ले रखा है, सी बाइज द कलरिंग बुक, then what is the probability that she buys a box of colors। तो चलिए हम करते हैं, जो डेटा दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग हम दो इवेंट्स मानते हैं, E1 एंड E2। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने पहले से ही सब लिख लिया है। यहाँ पे देखिए 29 का ए पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे ए पार्ट 29 का ए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। E1 हमने लिया है स्टूडेंट बाइज अ कलरिंग बुक। E1 को हमने ले रखा है, वो क्या बाई करती है, कलरिंग बुक। और E2 इवेंट हमने मान रखा है स्टूडेंट बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स, वो कलर बॉक्स को खरीदती है। तो कलरिंग बुक लेने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, ये क्वेश्चन में दिया है, ये दिया है 0.7। सी बाइज अ कलरिंग बुक एंड दैट सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स इज 0.2। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2। बॉक्स ऑफ कलर्स इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2। इसके बाद कहता है दोस्तों कि द प्रोबेबिलिटी दैट सी बाइज अ कलरिंग बुक, कलरिंग बुक लेने की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है यहाँ पे, और गिवन है इसमें दैट सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स। तो दोस्तों बॉक्स ऑफ कलर्स जो हमारा गिवन है उस पर कंडीशन लगाया गया है, E1 की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.3। तो फर्स्ट है दोस्तों, हमें क्या फाइंड करना है,
सी बाइज बोथ द कलरिंग बुक एंड द बॉक्स ऑफ कलर्स। तो दोस्तों बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं, दोनों ही चीज़ें वो बाई करती है, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए पहले इसमें देखिए क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन E2 इज गिवन इक्वल्स टू कितना है 0.3। तो ये दोस्तों फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाई E2 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 0.2 और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0.3। अब इस 0.2 से यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.3 और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.06। तो ये दोस्तों हो गया हमारा 29 के ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में कहता है सी बाइज अ बॉक्स ऑफ कलर्स गिवन दैट सी बाइज द कलरिंग बुक। मतलब वो कलर बॉक्स को खरीदती है, क्या गिवन है, सी बाइज द कलरिंग बुक। इसका मतलब कलरिंग बुक हमारा गिवन हो गया और किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बॉक्स ऑफ कलर को बाई करने की प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने सिंबल के फॉर्म में लिख लिया है। अब हमारा E1 गिवन हो गया और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने लगाया है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब E2 इंटरसेक्शन E1 वही होगा जो E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए अभी अभी हमने E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी निकाला है 0.06। तो ये जगह 0.06 और E1 की प्रोबेबिलिटी दी गई है कितनी, 0.7। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो ये लिख सकते हैं इसको 6/70 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3/35। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 29 का ए पार्ट। दोस्तों 29 का जो बी पार्ट है वो जो टॉपिक डिलीट हो गया है वहाँ से पूछ लिया गया है दोस्तों ये। और अगर हम ये जनरल रूल से करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी होगा। मतलब ये जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसका एक पार्ट ही कम से कम 5 मार्क्स का होगा। तो ये दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस है और जो सॉल्यूशन है हमारा और जगह वहाँ भी लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको बी पार्ट को छोड़ देंगे, ये हमारे डिलीटेड पोर्शन से पूछा गया है। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो देखिए 30 में क्या कह रहा है यहाँ पे, 30 का ए पार्ट कहता है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। अब आप देख रहे हैं ध्यान से कि यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम t मान लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ आएगा t+3, यहाँ पे आएगा t-5, यहाँ पे आएगा 1, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है 30 का ए पार्ट। आई हमने मान रखा है यहाँ पे और यहाँ पे है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। अब हमने लिखा है यहाँ पे पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। फिर हम दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से हम dx को इस साइड में ले आएंगे और 2x को राइट साइड में ले जाएंगे, तो dx हो जाएगा यहाँ पे 1/2x dt। अब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर को t रखेंगे, यहाँ पे हम t रख देंगे, यहाँ पे हम t रखेंगे और dx को 1/2x dt रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने सब नोट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+3 इंटू t-5 dt, ये हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे किसका, 1/t+3 इंटू t-5 का। तो लिख लेंगे यहाँ पे लेट 1/t+3 इंटू t-5 इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाई t+3 प्लस b डिवाइडेड बाई हो जाएगा t-5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों ये हमने देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लिया है और a इंटू हो जाएगा t-5 प्लस b इंटू हो जाएगा यहाँ पे t+3। अब यहाँ t+3 से t+3 और t-5 से t-5 को हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम ब्रैकेट में अगर a से मल्टीप्लाई कर दें तो a इंटू t-5 इंटू a प्लस b इंटू t प्लस 3 इंटू b। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, t वाले टर्म को एक साथ ले लेंगे, तो t को कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस b इंटू हो जाएगा t प्लस, यहाँ हो जाएगा -5a प्लस 3b। अब देखिए यहाँ पे t का कोफिशिएंट है a प्लस बी और यहाँ पे t कहीं नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0 इंटू टी प्लस 1। तो कंपेयर करेंगे दोस्तों दोनों ही साइड्स में, तो a प्लस बी की जगह आएगा 0, t का कोफिशिएंट a प्लस बी और t का कोफिशिएंट 0, और विदाउट t वाला दोस्तों टर्म है यहाँ पे -5a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों a और b के लिए, जैसा आपने क्लास 10th में किया था लीनियर इक्वेशन को। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यूज को लिख देते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करके इसको देखिए, मैंने सॉल्व कर लिया है। b की वैल्यू आ गया इसमें 1/8 और a की वैल्यू आ गया -1/8। तो चलिए दोस्तों इसमें लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम देखिए यहाँ पे a की जगह लिखेंगे -1/8 और b की जगह लिख देंगे हम 1/8। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, 1/t+3 इंटू t-5 और यहाँ हो जाएगा -1/8 इंटू t+3 प्लस b की वैल्यू 1/8 है तो 1/8 t-5। अब हम अगर 1/8 को कॉमन ले लें यहाँ पे 1/8, तो देखिए क्या आएगा, 1/t-5 माइनस 1/t+3, ये आएगा 1/t-5 माइनस 1/t+3। तो चलिए दोस्तों इसको दोनों ही साइड्स को फिर हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नोट कर लिया है 1/t+3 इंटू t-5 dt को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-5 माइनस 1/t+3 dt। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/8
और 1/t-5 का हो जाएगा इंटीग्रेशन log mod t-5 माइनस log mod t+3 प्लस कांस्टेंट। अब log a माइनस log b क्या होता है? log a/b। तो ये हो जाएगा 1/8 log mod t-5 हो जाएगा t+3 प्लस कांस्टेंट। और आपको पता है टी को हमने क्या ले रखा है? x² की जगह ले रखा है टी को, तो वापस हम लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 1/8 log mod x² - 5/x² + 3 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट, और अब आते हैं हम 30 के बी पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे 30 का बी पार्ट क्या है? 30 का बी पार्ट है यहाँ पे इवेलुएट 1 to 4 इंटीग्रेशन ऑफ mod x-2 प्लस mod x-4 dx। दूसरी चीज दोस्तों ये ऑप्शन है, इसका मतलब ये पूरा 3 मार्क्स का ये है। अगर आप इसे करेंगे तो इसे नहीं करेंगे, और दूसरे वाले को करेंगे तो पहले वाले को नहीं करेंगे। तो चलिए दूसरा वाला हम करते हैं, फिर इसका ऑप्शन भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया है। 1 to 4 हमें इंटीग्रेट करना है किसको? ब्रैकेट में mod x-2 प्लस mod x-4 dx। तो इसको दोस्तों हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? इसे हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है। अब सबसे पहले ये लिमिट के अकॉर्डिंग हमें मॉड को हटाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मॉड को हटाएंगे नहीं दोस्तों हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले है mod x-2। देखिए जब भी मॉड में मॉड के अंदर नंबर अगर 0 है या 0 से ग्रेटर पॉजिटिव है तो पूरी वही अपनी इमेज हो जाएगी। मतलब x-2 अगर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो ये x-2 हो जाएगा, और अगर x-2 लेस देन 0 है, अगर नेगेटिव है तो यही माइनस करके x-2 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x-2 व्हेन -2 को इधर ले जाएंगे x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, और ये हो जाएगा -x+2 x इज लेस देन 2। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों यहाँ पे जैसे 1 to 4 है, 1 to 4 mod x-2 dx है, तो इसको लिख सकते हैं हम। पहले जाएंगे 1 से लेकर 2 तक। तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में जब होगी तो ये हो जाएगा -x+2। देखिए x लेस देन 2 है 1 और 2 के बीच में, तो -x+2 dx, और प्लस जैसे ही 2 से ग्रेटर होगा हम जाएंगे 2 से 4, और ये हो जाएगा यहाँ पे x-2 dx। तो हम इसकी वैल्यू लगे हाथ यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा -x² 2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 2 तक, प्लस ये हो जाएगा x² 2 माइनस 2x, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 4 तक। तो इसमें दोस्तों पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। मतलब पहले x की जगह हम 2 रख देंगे, फिर माइनस करके x की जगह 1 रख देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसमें डायरेक्ट सारी वैल्यूज को पुट करूंगा अपने टाइम को बचाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट वैल्यूज को रख लिया है। अब देखिए -2² है तो ये कैंसिल होके हो जाएगा यहाँ पे -2 प्लस 2 2 जा 4 ना गया। इसके बाद दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा -1/2।
-1/2 प्लस 2 वन जा 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 16/2 हो जाएगा 8 और 2 4 जा माइनस का 8 माइनस यहाँ भी देखिए दोस्तों 2 से यहाँ 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 2 जा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे हम दोस्तों तो देखिए क्या होगा 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 माइनस 2 -1/2 होता है 3/2 तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2 ये हो जाएगा +0 और दोस्तों ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा -2 तो हो जाएगा +2 तो ये हो जाएगा 4 - 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 8 - 3 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5/2। अब दूसरा जो हमारा है दोस्तों ये है 1 2 4 mod x - 4 dx। तो देखिए 1 2 4 है x की वैल्यू 4 से लेस है मतलब जो mod x - 4 होगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ x - 4। अगर x - 4 पूरी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 है या x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 है तो किस्मत से यहाँ अपर लिमिट ही 4 है तो हम ज़्यादा इसको डिटेल नहीं करेंगे, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम 1 2 4 और यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ x - 4 dx और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 4 और फिर हो जाएगा इसमें -x + 4 -x + 4 dx और सॉल्व करेंगे इसको तो -x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -x²/2 और प्लस 4 का हो जाएगा 4x ये हो जाएगा 1 2 4। अब पिछले स्टेप्स की तरह इसमें भी पहले हम 4 रखेंगे फिर माइनस करके 1 लिख देंगे मतलब पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने नोट कर लिया है, पहले मैंने 4 रख दिया है यहाँ पे अपर लिमिट तो -4²/2 प्लस 4 × 4 माइनस अब लोअर लिमिट 1 रखा है तो -1²/2 प्लस 4 × 1। अब देखिए ये हो जाएगा -16/2 प्लस 16 माइनस ये हो जाएगा -1/2 प्लस 4। अब दोस्तों 16 को हम 2 से कट करेंगे तो 8 आएगा तो -8 + 16 और ये हो जाएगा -4 - 1/2 8 - 1 7/2। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 - 7/2 और इसको और सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा 16 16 में से 7 गया कितना हो जाएगा दोस्तों 6 जाएगा 9/2 ये हो जाएगा दोस्तों 9/2। तो अब देखिए कितना हो जाएगा i = कितना था पहले था 1 से लेकर 4 तक mod x - 2 dx प्लस फिर कितना हो जाएगा ये 1 से लेकर 4 तक mod x - 4 dx इतना ही है दोस्तों। तो अब देखिए क्या हो जाएगा इसमें a की वैल्यू आई है इसमें 5/2 और दूसरे की वैल्यू है आई है 9/2 तो ये हो जाएगा 9 + 5 14/2 और ये आ गया दोस्तों 7। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर आ गया दोस्तों 7। तो हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पूरा ए और बी पार्ट दोनों ही हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो आप ध्यान से देखिएगा ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आप ध्यान से क्या कहता है, इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP शॉर्ट फॉर्म है इसका।
in the linear programming problem, find the point or points giving maximum value for z equals to 5x plus 10y। हमें मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज करना है हमें? 5x प्लस 10y को। और कहता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। दोस्तों ये कॉन्स्टेंट्स होता है, ये लीनियर इनइक्वलिटीज होती हैं, ये कंडीशंस होती हैं। इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम पॉइंट्स निकालते हैं, या कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, जिस पे जेड हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। मैक्सिमाइज के केस में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के केस में मिनिमाइज। तो कहता है पहला है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 एंड x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x कोमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो चलिए दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को मैं पूरा नोट कर लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को नोट कर लिया है एक सिस्टमेटिक तरीके से। मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये कंडीशंस है हमारे। x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 120, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 एंड x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, x कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसको हमने नंबरिंग कर दिया है 1 2 3। तो चलिए सबसे पहला वाला लेते हैं इनइक्वालिटी। इसमें फर्स्ट वाला जो इनइक्वालिटी है ये है x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 120। तो कोई भी इनइक्वालिटी ड्रॉ करेंगे उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन ले लेते हैं, मतलब x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। और जैसे हम क्लास 8 9 10th में करते थे, हमको कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है यूनिक लाइन के लिए। अब हम अगर y को 0 रख दें, यहाँ 0 रख दें, तो x हो जाएगा यहाँ पे 120। और दोस्तों अगर हम x को 0 रख दें तो कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा 120, तो y हो जाएगा 120 बाई 2 इक्वल्स टू 60। यहाँ हो जाएगा दोस्तों 60। इसका मतलब पहली वाली जो इनइक्वालिटी है इसके लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो पास होगा 120, 0 एंड 0, 60 से। तो चलिए दोस्तों इसमें एक खास बात और है कि हमें स्केल ऐसा लेना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इजीली कवर हो जाए। तो मैं यहाँ पे दोस्तों 30 30 का 30 60 90 इस टाइप से बनाऊंगा इसमें। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों ग्राफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही देखिए यहाँ पे x एक्सिस बना लिया, यहाँ पे y एक्सिस, और स्केल हमने 30 60 90 120 50 30 30 के गैप पे हमने ले रखा है इसमें। और यहाँ पे 0 30 60 90 120 150। तो दोस्तों एक बात याद रखना इसमें कि जो हमारा नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होता है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इसी को बना देते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, देखिए y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो उसके राइट में जाएगा एरो, पूरा हाफ प्लेन राइट साइड होगा। और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का मतलब अपर हाफ प्लेन होगा, ऊपर की साइड में। तो मैं पूरा एरो तैयार कर देता हूं इसमें दोस्तों जो राइट साइड की तरफ एरो डायरेक्टेड है वो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 का सोल्यूशन रीजन होगा पूरा ये, और y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए अपर वाला पार्ट। अब हमारी जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है जरा उसको देखते हैं और किस किस पॉइंट को हमें ज्वाइन करके मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा है 120, 0 एंड 0, 60। तो 120, 0 और 0, 60 को यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ बना लिया है। देखिए यहाँ पे 120, 0 है और यहाँ पे 0, 60 है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अपने स्केल से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे।
तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमने x प्लस 2y इक्वल्स टू 120 का लाइन ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट हमारा वर्क है कि ये जो लाइन है इस लाइन को इंक्लूड करते हुए अपर हाफ प्लेन होगा या लोअर हाफ प्लेन इसके सॉल्यूशन रीजन में आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके चाहे अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन के एक पॉइंट को लेते हैं और उसको इसके इनइक्वालिटी में पुट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे 0,0 सबसे अच्छा पॉइंट है, इसके लोअर हाफ प्लेन में आता है। तो जो इनइक्वालिटी है इसमें हम x की जगह 0 और y की जगह 0 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों हम कहाँ पे चेक करेंगे, 0,0 पे, और हमारी इनइक्वालिटी है यहाँ पे x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 120। तो हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन और इक्वल्स टू 120। ये दोस्तों होगा 0 लेस देन और इक्वल्स टू 120। तो ये 0,0 इसको होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 0,0 इसके सॉल्यूशन रीजन में है। तो हमारा जो एरो लगेगा ये कहाँ लगेगा दोस्तों, ये लगेगा 0,0 की तरफ लगेगा। 0,0 की तरफ का मतलब जो जिस सॉल्यूशन रीजन में 0,0 लाई करता है उधर की तरफ एरो लगेगा। तो इधर हम एरो लगा देंगे। यहाँ पे देखिए पूरा इस तरफ का पॉइंट सॉल्यूशन होगा दोस्तों, लोअर हाफ प्लेन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड वाले में आते हैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी है दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम ले लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 60। अब x को 0 रखने पे y 60 आएगा और y को 0 रखने पे x 60। इसका मतलब दूसरी वाली जो लाइन बनेगी उसके लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा 0,60 और 60,0। तो करते हैं ज्वाइन दोस्तों आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 60,0 हो गया और यहाँ पे 0,60। तो ये हो गया दूसरी वाली लाइन। अब हमें डिसाइड करना है कि इसका अपर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा या लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन होगा, मतलब इस इनइक्वालिटी का। तो पहले वाली की तरह दूसरे वाले में भी दोस्तों हम 0,0 रखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ भी रख के हम चेक करते हैं 0,0। देखिए यहाँ पे कितना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो चलिए हम 0,0 रख दें। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। दोस्तों ये रिजल्ट तो गलत आया, क्योंकि 0 क्या होता है, 60 से लेस होता है। इसका मतलब 0,0 इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं होगा। तो कहाँ होगा फिर दोस्तों, ये देखिए इसका मतलब 0,0 तो होगा नहीं दूसरे वाले के सॉल्यूशन रीजन में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दूसरा वाला है, दूसरा वाला यहाँ पे बना है, तो इस पे अपर साइड में एरो बना देंगे। इस साइड में देखिए ऐसे ऐसे इस साइड में एरो जाएगा, ऐसे इस साइड में एरो। अब दोस्तों आते हैं हम तीसरे पे, तीसरी वाली इनइक्वालिटी को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें। तो दोस्तों हमारी तीसरी जो इनइक्वालिटी है ये है x माइनस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ भी इक्वल का साइन लगाएंगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब अगर हम x को 0 रखते हैं तो y भी 0 आएगा, और अगर y को हम 60 रखते हैं तो x 62 जा 120 आएगा। वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी पॉइंट्स ले सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे इजी लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो मैंने ले रखा है। बस ग्राफ सही होना चाहिए। तो दोस्तों इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे अब। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमने x माइनस 2y इक्वल टू 0 को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस लाइन को, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमने थर्ड लिख लिया है। अब हमें डिसाइड करना है कि इसके लोअर वाला सोल्यूशन में आएगा पार्ट या अपर हाफ प्लेन इसके सोल्यूशन में आएगा। तो यहाँ भी दोस्तों हम कोई वेल नोन पॉइंट रखेंगे। अब ये 0,0 से खुद ही पास होता है, तो हम 0,0 नहीं रखेंगे, उसकी बजाय चलिए हम 30,0 रख के चेक करते हैं। अगर इनइक्वालिटी होल्ड करती है तो 30,0 इसके सोल्यूशन रीजन में होगा और लोअर हाफ प्लेन सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं हम। चलिए हमें रखना है 30,0। तो x को हम रखेंगे 30 और y को दोस्तों रख देंगे 0।
तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 30 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमने रखा है या 30 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, इसका मतलब 30,0 इसके सोल्यूशन रीजन में है और एरो डाउन साइड में लगेगा, नीचे के साइड में, और लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे भी हम एरो लगा देते हैं। तो एरो नीचे साइड में लगेगा, यहाँ पे इस साइड में इस तरह से। तो हमारा देखिए बाउंडेड रीजन क्या हो गया, पहले तो हम पॉइंट्स का नाम दे देंगे। तो चलिए हम यहाँ नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, यहाँ नाम देते हैं सी, और यहाँ नाम देते हैं डी। तो दोस्तों ये पूरा जो पोर्शन होगा ये हमारा फिजिबल रीजन होगा या सोल्यूशन रीजन में क्या होगा। फिजिबल रीजन क्या होगा ये मैं लिख लेता हूं। तो ABCD हो गए दोस्तों हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और फिर जेड में रखेंगे। तो देखिए ए तो क्लियर है, ए क्या है यहाँ पे 60,0। ए क्लियर है दोस्तों। इसी तरह से बी क्लियर है हमारा 120,0। अब हम बात करते हैं सी की। तो सी देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका किसका, एक तो ये थर्ड हो गया, थर्ड मतलब x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा किसका है 1 का, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 120। अगर हम c के लिए किसको किसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक तो x प्लस 2y इक्वल टू 120, और दूसरा दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 120, या यहाँ कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 60। तो x को जब हम यहाँ पे 60 रख देंगे दोस्तों तो 60 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और यहाँ 2y इक्वल्स टू 60 आएगा, या y हो जाएगा यहाँ पे 30। इसका मतलब कि C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 60,30। ये हो गया हमारा C कॉर्नर पॉइंट। अब आते हैं हम D के लिए। D देखिए कैसे मिलेगा, D किसको किसको किसके किसके इंटरसेक्शन से मिलता है। एक तो देखिए D यहाँ पे है थर्ड क्या है यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा सेकेंड, ये देखिए सेकेंड का मतलब हो गया यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो दोस्तों इन दोनों को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ D के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस, तो कट के यहाँ पे देखिए 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 60, और y हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 20। अब y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 60 में रख दें, तो x प्लस 20 इक्वल्स टू 60, या x की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40। इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे 40,20। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने टेबल बना के देखिए, मैंने सारे कॉर्नर पॉइंट्स को नोट कर लिया है A, B, C और D। तो एक एक को हम यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे दोस्तों। पहले हम थोड़ा लाइन से सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू दोस्तों है यहाँ पे 60,0। तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0। तो ये दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 300 और प्लस 0 होके हो जाएगा यहाँ पे 300। ऐसे ही बाकी को भी करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैंने सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब B और C देखिए आप, यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज़ हैं 600, मतलब दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे सेम वैल्यू आ रही है, और सेम वैल्यू के अलावा ये दोनों ही मैक्सिमम है, क्योंकि Z को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो हमारा सलूशन क्या होगा दोस्तों,
सॉल्यूशन होगा कि बी और सी को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसके सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, बी और सी को इंक्लूड करते हुए दोस्तों। जैसे यहाँ पे है बी, ये है 120, और सी है यहाँ पे 60, 30। तो इस लाइन सेगमेंट के सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। ये कब होता है? जब एक से ज़्यादा पॉइंट पे सेम वैल्यू आए या दो पॉइंट पे सेम वैल्यू आए। तो हम लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नोट कर लिया है, देखिए, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट बी सी। ये जो लाइन सेगमेंट है किसको किसको ज्वाइन करता है? 120, 0 और 60, 30 आर सोल्यूशन। सारे पॉइंट्स इसके सोल्यूशन होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 31 तक को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम 32 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।